स्वागत है मेरी फिजिक्स सीरीज की अगली कड़ी में। यदि आपने इस सीरीज की पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं अनुरोध करता हूं कि आप पहले वो देख लें जिनका विवरण मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ताकि आप इस निरंतरता का आनंद उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बताऊं, मैंने अपनी पुरानी वीडियोज में और इस सीरीज की पहली वीडियोज में थॉमसन मॉडल के बारे में बताया था। जे थॉमसन ने 1898 में मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि परमाणु एक ठोस गोला है जिसका त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर की है और उसमें धनावेश एक समान रूप से वितरित है और उनके मध्य कहीं ऋण आवेश हैं। और इनकी जो दो कमियां पाई गई एक्सपेरिमेंट करने पर, वो थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या न कर पाना, और एक दूसरा जो इनके शिष्य रदरफोर्ड ने, जो उनके छात्र थे, उनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसे हम अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग के नाम के रूप में जानते हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। अब रदरफोर्ड का प्रयोग क्या था और थॉमसन मॉडल क्यों इसकी व्याख्या नहीं कर पाया, ये जानते हैं। तो थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा और रेडियो एक्टिव तत्वों के उत्सर्जित कणों के प्रयोग में वो व्यस्त थे। तो इस दौरान परमाणु संरचना के अध्ययन के लिए उन्होंने अल्फा कणों के प्रकीर्णन का एक प्रयोग किया। यही प्रयोग 1911 में हैंस गेगर और अर्नेस्ट मार्शन ने भी किया। तो उन्होंने पाया कि जिसमें उन्होंने एक 83 Bi 214 यानी कि बिस्मिथ 83, जिसका परमाणु क्रमांक 83 है और परमाणु भार 214 से उत्सर्जित किरणों को बॉम्बार्डमेंट किया, जिस जो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी, और उन्होंने एक 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर की एक सोने की पतली, जिस पर ये अल्फा कणों की बौछार की गई, और बौछार करने के बाद जो कण टकरा के वापस आए उनके बारे में अध्ययन किया, और उसको जानने के लिए एक फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर उन कणों का उनको उद्दीपन प्राप्त हुआ, जिसके अध्ययन से उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। तो वो निष्कर्ष क्या थे कि उन्होंने देखा कि ज्यादातर जो अल्फा कण थे वो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे चले गए, और कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो पार्शियली में सीधे पार न होके एक 90 अंश से लेकर 180 अंश के बीच का विचलन था। और तीसरा उन्होंने देखा कि जो बचे हुए अवशिष्ट पार्टिकल थे वो 180 डिग्री अर्थात पूरी तरीके से अपने मार्ग पे वापस हो गए। अब इसको हम इस चित्र के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये जो रेज हैं ये अल्फा कणों को प्रदर्शित कर रही हैं, और इनमें से ये किरणें सीधे पार हो जा रही हैं, और कुछ किरणें टकराकर वापस हो जा रही हैं, और कुछ किरणें इसमें विचलित हो जा रही हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट था। अब जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो उन्होंने देखा कि इतनी ज़्यादा मात्रा में अल्फा कणों के बॉम्बार्डमेंट करने के बाद 1% से भी कम, यानी कि 0.14% ही अपने मार्ग से विचलित हुए। यानी कि आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अल्फा कण बॉम्बार्डमेंट करने के बाद भी 99.86% ऐसे कण थे जो बिना विचलित हुए अपने मार्ग से वापस आ गए, और प्रत्येक 8000 में से केवल एक कण ऐसा था जो 90 अंश से अधिक विचलित हुआ, जैसा कि इस ग्राफ में भी दर्शाया गया है। 0 से 20 डिग्री के बीच जो कण विस्थापित हुए थे उनकी संख्या 10⁻7 से लेकर 10⁵ थी, यानी कि 10 लाख से लेकर 1 लाख थी। ज्यादातर कम विस्थापित हुए 20 से और 40 के मध्य 10⁵5 से लेकर 10⁵, ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं इसको 10⁴ तक। तो लगभग 10,000 से लेकर 1,000 के मध्य, 1 लाख से लेकर 10,000 के मध्य करीब ऐसे कण थे जिनमें 20 से 40 डिग्री का विस्थापन हुआ, और उससे अधिक 40 से 80 डिग्री तक देखें तो 1,000 से कम कण थे, 1,000 और 100 के मध्य थे, और इसी के बाद उनकी संख्या घटते घटते 80 से लेकर जो 180 डिग्री का विस्थापन था उसमें 10⁵2 यानी कि 100 से कम थी, 100 और
10 डिग्री के मध्य थी। तो ये स्थिति से उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, इससे ये निकाला वो था कि पार्टिकल का ज़्यादातर भाग खाली है, द मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी ऑफ एन एटम। और दूसरा ऑब्जर्वेशन जो पार्शली पार्टिकल कणों द्वारा विस्थापित किए गए, उन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन का जो एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की वो इस प्रकार की कि जो खाली भाग है उनमें भी कुछ ऐसे कण हैं जिनसे अल्फा कण टकराकर कम मात्रा में विस्थापित हुए। तो उन कणों को जिनसे वो विस्थापित हुए उनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन माना, यानी कि जो खाली स्पेस में इलेक्ट्रॉन है जिनसे टकराकर कण कम विस्थापित हो रहे। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था कि जो मध्य भाग था उससे जब अल्फा कण बर्स्ट हो रहे थे तो बहुत कम मात्रा में वो पार्टिकल थे जो 180 या पूर्णतः वापस आ जाते। तो इसका मतलब उस जगह पर एक ऐसा पदार्थ था जो उनको पूरी तरह विस्थापित कर रहा था। इससे उन्होंने अपने एक मॉडल की व्याख्या की। उन्होंने माना जो थॉमसन ने परमाणु का आकार दिया था वो रदरफोर्ड ने भी माना उसका जो आकार है वो 10⁻⁻10 मीटर ही है, यानी कि जो परमाणु है वो 10⁻⁻10 मीटर का एक ठोस गोला है। और इस भाग में जो 10⁻⁻10 मीटर का जो गोला है उसमें अधिकतर भाग खाली है और जो मध्य भाग है उसमें धनावेश सम्मिलित है, सभी धनावेश उसी में समाहित है। और जो परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान है, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ दैट पार्टिकल इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, जिसमें पदार्थ का बहुत सा धनावेश और अधिकतम द्रव्यमान निहित है, उन्हें उसने कहा नाभिक। और उसके आकार के बारे में उन्होंने कहा कि इसका आकार 10⁻⁻15 मीटर से लेकर 10⁻⁻14 मीटर हो सकता है। तो ये तो थी परमाणु मॉडल की व्याख्या जो रदरफोर्ड द्वारा की गई। उसके अनुसार इस फिगर के अनुसार हम देख सकते हैं, इसको समझने के लिए हम इस वीडियो को देख सकते हैं। अर्थात परमाणु का जो मध्य भाग है उसमें बहुत उसका सारा द्रव्यमान निहित है और धनावेश भी इसी में समाहित है ज़्यादातर, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और नाभिक में दोनों कण जिनको उन्होंने कहा कि प्रोटॉन जो धनावेशित है और एक न्यूट्रॉन जो उसके साथ संलग्न है, तो वो 20 सेंटर में रहते हैं। तो जिसका आकार पूरे परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर है और जो सेंटर यानी कि जो नाभिक है उसका आकार लगभग उन्होंने 10⁻⁻15 से लेकर 10⁻⁻14 होने की संभावना व्यक्त की। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, जो खाली स्पेस ज़्यादातर खाली स्पेस था उसमें चक्कर लगा रहे हैं। अब जो रदरफोर्ड मॉडल का मेन कॉन्सेप्ट था जिसके लिए उन्हें जाना गया, उन्होंने जो खोज की थी वो नाभिक की खोज थी, यानी कि सेंटर में जो ज़्यादातर मास है और ज़्यादातर धनावेश उसमें समाहित है। ये उनका अवधारणा आगे भी कंटिन्यूस जारी रखी गई अन्य। अब बात करते हैं कि इस मॉडल की कमियां क्या थी, यानी कि जो रदरफोर्ड मॉडल की क्या क्या कमियां इसमें थी। पहली कमी थी जब रदरफोर्ड ने कहा कि बीच में नाभिक है और ज़्यादातर धनावेश इस मध्य में निहित है, जैसा थॉमसन मॉडल ने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि जो धनावेश है वो पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जो धनावेश है वो केवल मध्य में सेंटर में स्थित है और इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित हैं वो इसके चारों ओर गति कर रहे हैं। तो जब कोई कण आवेशित कण, अब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, वृत्तीय गति करता है लॉरेंज के अनुसार, तो उसमें वो कंटिन्यूस अपने रेडिएशन या विकिरण को उत्सर्जित करते रहता है और इस उत्सर्जन के कारण उसके ऊर्जा ह्रास होता है। और अगर यही ऊर्जा ह्रास होता रहा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो
अपनी रेखीय परिधि को कम करते हुए अंत में नाभिक में समाहित हो जाएगा, जो परमाणु के अस्तित्व के बारे में नहीं व्याख्या कर पाया। तो इस एक तथ्य के कारण रदरफोर्ड का मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो पाया। रदरफोर्ड मॉडल की जो पहली कमी थी कि लॉरेंज के अनुसार जो आवेशित कण है एक्सीलरेटेड पार्टिकल हमेशा सतत अपनी रेडिएशन को उत्सर्जित करता है, जिसके कारण वह विकिरण लगातार उत्सर्जित करेगा तो उसका ऊर्जा का ह्रास होगा, और ऊर्जा का ह्रास होगा तो अपने वृत्तीय मार्ग कम करने के बाद वो अंत में नाभिक में समाहित हो जाएगा। इससे जो परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या करने में रदरफोर्ड का मॉडल अक्षम था। दूसरी चीज, जो एक्सीलरेटेड पार्टिकल है वो जब रेडिएशन उत्सर्जित करता है, लगातार सतत उत्सर्जित करता है, तो उनका जो स्पेक्ट्रम है वो भी सतत होना चाहिए, जबकि हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं था। जब उसके स्पेक्ट्रम का प्रयोग किया गया तो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। तो इन दो कारणों की वजह से रदरफोर्ड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और इन कारणों को आगे बोर ने किस प्रकार इनकी व्याख्या की और कैसे अपनी अवधारणा दी, वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। आई होप कि आपको ये रदरफोर्ड मॉडल समझ में आया होगा, या कोई भी चीज़ आपके जो चीज़ समझ में नहीं आई हो या फिर मैं इसमें ब्यौरा न दे पाया हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए ताकि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूँ, और यदि कोई टॉपिक इसके मध्य में छूटा हुआ है तो उसमें एक अलग से वीडियो बना के मैं इस चैनल पर अपलोड करूँ। तो देखने के लिए धन्यवाद।